दिमाग में आएगा नहीं आया? बड़े खामोश से लग रहे हो, मैं अजीब सा दिख रहा हूँ क्या? देखो मेरी सीन नहीं है, मैं किसी को मारता भी नहीं, डांटता भी नहीं। मेरे लिए आप सभी लोग प्यारे बच्चे हो, राइट? तो कार्यशाला में आने से पहले, प्रोग्राम चालू करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि इस पूरे कार्यशाला में आपको कमर सीधी रखनी है। कमर सीधी करके रहना है, गर्दन को बराबर रखना है, और ये जो चिन्ह है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा और ऐसे मुद्रा में बैठना है, समझ गया? ये आपका आत्मविश्वास दर्शाता है। क्या दिखाता है? क्या क्या? अरे यार, तुमसे अच्छे तो छोटे बच्चे थे, इतनी जोर से बोल रहे थे। क्या? वेरी गुड। क्योंकि जब हम जैसे खड़े होते हैं और जितनी आवाज में बोलते हैं और जितनी सहजता से बोलते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंट या आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो जब आप क्लास में बैठे तो कोशिश करें कि कमर सीधी रखें, पूरी कमर, और थोड़ी देर बाद जब टेढ़ी हो जाए तो दिमाग को बोलो कि अब हम टेढ़े हो गए और अभी क्या होना है। फिर थोड़ी देर में बैठोगे ऐसे हो जाओगे, फिर क्या करोगे? हाँ, और उसको रिमाइंड कराना है। तो पूरी क्लास में सीधे बैठे और पैरों को बराबर रखें। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे आए हो और बोर्ड पे आप पढ़ भी पा रहे हो कि कुछ लिखा हुआ है ना? इंग्लिश में एडोलसेंट और हिंदी में किशोर अवस्था। क्या चीज है ये? कुछ आइडिया है किसी को? आपने कहीं पढ़ा है? अच्छा पहले बताओ, यहाँ पे हाईएस्ट क्लास कौन सी है? सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? 10वीं इंटर। तो 12वीं के कितने बच्चे हैं? 12वीं के कितने बच्चे हैं? 12वीं के इतना डर के क्यों? डाउट है क्या? गलती से आ गया क्या? जो सर पहले बताया नहीं संकोच। 12वीं और 11वीं के कितने बच्चे हैं? इसका जवाब दीजिए। 11वीं के कितने बच्चे हैं? वेरी गुड। और 9वीं के? 9 के नहीं हो आप तो डाउट में अभी तक। और 10 के कितने बच्चे हैं? ठीक है। और इससे छोटे भी है अभी? नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, जो 10 और 12 है उनके लिए तो एग्जाम का थोड़ा आ रहा होगा, अरे यार तो एग्जाम है। और जो 12वीं वाले उनको बस ज्यादा परेशानी इस बात की होगी कि तैयारी करनी है कि आगे एग्जाम देना है ना? तो एग्जाम का डर रहेगा, और ये मौसम का जो डर है ना, ये सबको रहता है। ये मौसम अब जिंदगी भर आपको याद रहेगा। जब जब ये टाइम आएगा, ये मौसम आएगा, मार्च का महीना, तो जो हाई स्कूल और 12वीं में उनको ना ये सेंसेशन आएगा हर साल। इवन मेरे को अभी भी मौसम में ऐसा महसूस होता है। ये मौसम हमें रहता है और ये हमारी याददाश्त में परमानेंट चली जाती है। क्योंकि अभी 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, उनके साथ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? वो जो भी पढ़ते होंगे भूल जाते होंगे। जब किताब खोलते होंगे तो खूब नींद आती होगी, और जैसे ही पढ़ने बैठते होंगे ना, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती होगी कि सारे काम उसी वक्त याद आते हैं। सुसु, पेशाब, गाय भर गई, नमक, और क्या बोलते हैं, कुछ करना था, वो दिमाग में तुरंत आएगा, है ना? क्यों होता है ये? इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर ये ऐसा होता है तो आप समझो कि आपने कहीं ना कहीं एक अभ्यास नहीं किया है कि दिमाग को एकाग्र यानी फोकस कैसे करना है ना? और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है किशोर अवस्था में? कभी कभी तो हम बहुत खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि सब कुछ उड़ा देंगे, लेकिन कभी कभी इतने दुखी होते हैं कि सामने वाले की जान लेने का अब तक मना या जान देने तक का मन करता है। ये भी किशोर अवस्था की बड़ी वो है प्रॉब्लम कि इसमें ना इमोशंस यानी भावनाएं ऊपर नीचे एकदम फ्लक्चुएट करती हैं। सुबह के में बहुत अच्छे रहेंगे या कभी कभी बहुत दुखी रहेंगे, और शाम होते होते चीजें बदल जाती है। दूसरी चीज, हमें यह समझ नहीं आता कि हमें जिंदगी में बनना क्या है, आखिर हम क्यों आए हैं, आखिर मेरे को ये लड़की का शरीर क्यों मिला, इसको लड़की का शरीर मिला, काश मैं लड़का होता, या लड़का सोचेंगे काश मैं लड़की होती, या कभी कभी सोचा हम इसी परिवार में ही क्यों आए, हमारा ऑप्शन क्यों नहीं था कि हम परिवार अपने आप सेलेक्ट कर लेते। ये भी सवाल उठता है कि चलो ठीक है परिवार में आ गए तो इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। मन करता है आईएएस बनने का, लेकिन शाम होते होते बोलेगा नहीं, मेरे को रीडिंग नहीं आती, राइटिंग नहीं आती, मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आता, मैं गांव से हूँ, मेरा परिवार वैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तैयारी नहीं कर सकता, मैं आईएएस कैसे बन सकता हूँ। आईएएस कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, कुछ भी जो आपके दिमाग में है, जो आप सबसे ऊपर सोच सकते हो, क्योंकि अभी भविष्य बना, भविष्य हो गया क्या,
भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं कि आप सभी लोग एक अच्छे इंजीनियर हो सकता है। कल ये बेटी हमारी एंटरप्रेन्योर बन जाए। एंटरप्रेन्योर समझते हो? कोई जानते हो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? कोई एंटरप्रेन्योर शब्द नहीं सुने हो? ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा एंटरप्रेन्योर क्या होता है। हो सकता है कि आप में से कल की डेट में कोई बच्ची या बच्चा वैज्ञानिक बन जाए। वैज्ञानिक हम में से इंसान बनते हैं ना, क्या उनके पास कोई स्पेशल चीज होती है? नहीं। हो सकता है कि कल की डेट में आप बहुत बड़े समाज सुधारक बन जाए, पूरी कायनात बदलने पर लग जाए अब्राहम लिंकन की तरह, कोई आपके अंदर चेतना जाग जाए। तो आप सभी बच्चों में वो असीम संभावनाएं हैं जो कुछ भी बन सकता है। जिस तरीके से अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप अपने बारे में 2 लाइन बोलो तो क्या होगा? आपके पास शब्दों का अभाव हो जाएगा। आप अपने आप से भले शीशे में देखिए, कई बार बोलते होंगे, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि आप बोलो तो वो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, वो सच को पहचान नहीं पाएगा। आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते, अपनी क्षमताओं को पहचानने होंगे। और अगर आप 12वीं 8वीं तक हो तो इसका मतलब आप में इतनी क्षमता है कि आप आगे भी कुछ कर सकते हैं। कई बार हम लोग प्रोफेशन को चुनते हैं, व्यवसाय को हम लोग चुनते हैं, और कई बार व्यवसाय हमको चुनता है, क्योंकि नियति ने क्या तय किया ये हमें नहीं पता। लेकिन मैं कई बार मेहनत करता रहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। जैसे कई लोग यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं, राइट? टीचर बनने का उसका ख्वाहिश है, उसको ये पता है कि एक टीचर होता है ना? लेकिन अभी आपको क्या पता है कि सिर्फ एक ही टीचर होता है, स्कूल में होता है। फिर बाद में आप और बड़े होंगे, आपको समझ आता है कॉलेज में भी टीचर होते हैं। फिर थोड़े और बड़े होंगे, बोलोगे अच्छा इंजीनियर्स के भी टीचर होते हैं, तभी क्या होगा आपके इंजीनियर्स के भी टीचर। फिर थोड़े बड़े, अच्छा वैज्ञानिक के भी टीचर होते हैं, अच्छा तो मैं वैज्ञानिक का टीचर बनूंगा। टीचर कोई भी हो सकता है ना। तो जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आपका मकसद अपने आप मिलते जाता है, लेकिन आपका मकसद जनरलाइज रहता है। जैसे इस वक्त डॉक्टर है, अभी क्या आपको डॉक्टर बनना है। कई लोग होंगे, कोई बनना चाहता है डॉक्टर? नहीं, किसी की इच्छा नहीं है डॉक्टर बनने की। बहुत अच्छे लोग हो, इसका मतलब आप कुछ और बनना चाहते हो। वैद? कुछ नहीं, अभी तो कोई डिसाइड ही नहीं किए। अच्छा तैयारी करने कितने लोग जा रहे हैं? कोटा, लखनऊ, इलाहाबाद? कोई नहीं। कोई फौजी बनना चाहता है? आप लोग कुछ बनना ही नहीं चाहते तो स्कूल में टाइम पास करने आते हो क्या? अच्छा इंसान कितने लोग बनना चाहते हैं? अच्छा इंसान तो हाथ तो ऊपर कर लो, इतना शर्मा क्यों रहे हो? वेरी गुड। चलो, अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो भी बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि एक अच्छा इंसान एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा पुलिसमैन बन सकता है, एक अच्छा परिवार का सदस्य बन सकता है, और सबसे बड़ी चीज वो एक अच्छा खुद बन सकता है। अगर मैं खुद बन जाऊं अच्छा तो मेरे को किसी की तलाश रहेगी क्या? वो डेली अपने आप को डिस्कवर कर लेगा। ये कैसे बना जाए और किशोर अवस्था में कैसे अच्छी आदतें विकसित की जाए, जितनी मैंने समस्याएं बताई, इन समस्याओं का निदान कैसे किया जाए, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सुबह उठ के 4 बजे जिम में जाना है, या फिर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जाके तुम्हें खेत जोतना है। नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, और ना ही कोई मानसिक काम है कि ऐसी दुविधा कि मैं किसी को गाली गलौज के लिए बोलूं, या मैं कोई ऐसे शब्दों का उच्चारण करने के लिए बोलूं जो आप नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही साधारण एक्सरसाइज है, और इतनी साधारण है, इतना अच्छा है कि जब आप इसको सुनोगे तो आप खुद कंफ्यूज होगे, अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं क्या अपने आप को? और फिर आपका दिमाग आपके साथ खेलेगा, और जब वो खेलेगा तो क्या होगा? आप खी करके हंसोगे। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी चीजें देखी हैं कि कोई किसी की तारीफ नहीं करता। हम अपने आप को हमेशा ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? ये क्या है? छोटा। वेरी गुड। हमने आज तक अपने आप को यही मान लिया है जो हमें समाज ने दिया है। समाज में कौन है? हमारे आसपास का परिवेश। जैसा परिवेश को हमने देखा, जैसा सुना, हमने मान लिया कि चीजें ऐसी ही होती हैं। लेकिन दुनिया इससे अलग भी है, और वो कैसे दिखेगी वो टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कार्यशाला में और डीप में लेके जाऊं, मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन कर देता हूं। किशोर अवस्था 9 साल से 19 साल होती है, इसे इंग्लिश में एडोलसेंट भी बोलते हैं। ये प्रोग्राम किशोरों में बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को जल्दी से जल्दी अपना लेने के टेक्निक है।
इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे स्वस्थ कैसे रहा जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक रूप से जो लड़के लड़कियों का भेदभाव है इसको कैसे खत्म किया जाए। इसके बाद इसमें आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद आता है गुण या कौशल्य का विकास करना, स्किल्स, और बाकी टेक्निक्स का विकास करना। स्किल समझते हो? गुण जानते हो? जैसे इस वक्त आप लोग बहुत सुंदर राइटिंग में लिखते होंगे, किसी को बड़े ध्यान से सुनते होंगे, कोई ऐसा काम जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, राइट? जैसे आपका साइकिल चलाना एक कौशल है, वो सीखते हो कि ऊपर से मिला है अपने को गिफ्ट में? सीखते हो ना, ये आपका गुण है। आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, ऑर्गेनाइज समझते हो? व्यवस्थित करके। अगर घर जाते हो और कपड़ों को फोल्ड करके रखते हो और उसको सही ढंग से रखते हो ताकि अगली बार जब यूज करे तो फोल्ड ही मिले, है ना, और आसानी से मिल जाए। व्यवस्था करके रखना ये भी एक कौशल है, ठीक है। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है। इसमें है फिर आपका सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज मतलब नशाखोरी, राइट? इसके बाद क्राइम है, ठीक है। तो मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ना छोड़कर सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करूंगा, वो है स्किल्स। किस पे? हाँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एडोलसेंट के अंदर आते हैं। किस बात है? हाँ, लेकिन क्योंकि अगर मैं इनके ऊपर बोलने लग गया तो सुबह से शाम और कल सुबह तक हो जाएगा। तो मैं सिर्फ स्किल्स के ऊपर एक बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा, 1 या 2 एक्सरसाइज, और कुछ एक्सरसाइज हम लोग ऑडियो से करेंगे, राइट? पक्का? तो ये है आपका एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इनको सपोर्ट कर रहे हैं इंस्पा उत्तर प्रदेश। इंस्पा मतलब इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। जब ये देश के बाहर जाता है तो ये बन जाता है इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। इनका सहयोग और करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़। सहयोगी संस्था में आती है अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जिसका प्रेसिडेंट मैं हूं, और ये मेरा फेसबुक पेज भी है, राइट? तो ये जो वीडियो क्लिपिंग है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। प्लस आपके पास अगर कोई व्यक्तिगत सवाल है इन सारे टॉपिक्स का जो मैंने 5 बोला है, आपको 5 टॉपिक समझ में आए हैं? आइए कि नहीं आए? उन पार्ट टॉपिक से अगर कुछ भी सवाल हो तो आप यहाँ पे व्यक्तिगत पूछ सकते हो, इसका व्यक्तिगत रिप्लाई आपको मिल जाएगा। साथ में विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, इसके प्रेसिडेंट हैं हमारे प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी। ये आपके प्राचार्य श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के, कई किताब लिख चुके हैं, प्रेसिडेंट्स अवार्डी हैं, प्लस इनके पास में बहुत सारी डिग्रीज है। इसके अलावा ये मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के ये हेड है, और इंस्पा उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश इंस्पा के ये प्रेसिडेंट हैं। उनका सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर पूजा पांडे, ये महिलाओं के बारे में स्वास्थ्य के बारे में हैं। एडवोकेट डीपी पांडे जी हैं, ये सलाहकार है, कानूनी सलाहकार है महिला और बाल अपराध के। और ये मैं राकेश कुमार पांडे, मेरा नाम मैंने आपको बताया था? नहीं बताया था? अरे क्या मतलब मिस कर गया? मुझे लगता है कि मैंने बताया था, पहले प्रोग्राम में बताया होगा तो दिमाग फ्लो में रहता है। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि मैंने मास्टर इन साइकोलॉजी किया है। क्लिनिकल साइकोलॉजी प्लस ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट होता है, तो इनमें मेरी एक्सपर्टी है, लेकिन व्यवसाय से मेरा ये काम नहीं है। मुख्यतः मैं एरोप्लेन जानते हो ना, उसको एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, दोनों में टेक्निकल डेफिनेशन अलग है, लेकिन मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। कई सालों से मैं देश के बाहर था, और जब वापिस आया हूँ तो मेरा फील्ड मैंने चुना कि मैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ काम करूँ। तेलंगाना में काफी ऑफर्स थे मेरे पास, लेकिन वो ऑफर्स मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि वो सैलरी लेकर मैं फिर से उन बच्चों के साथ काम करूँ जो मुझे नौकरी करने में पसंद नहीं आता। मैं आजाद पंख की तरह उड़ना चाहता था। जब पढ़ा रहा हूँ ना, आपके पास आ गया हो ना मिलने के लिए, है ना, आप जैसे प्यारे बच्चों से, तो ऐसे मुझे मिलना पसंद था। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे अपना कर्म क्षेत्र बनाना ही है, कुछ बदलाव लाना है, तो क्यों ना मैं आप लोगों को वो टेक्निक दे दूं जो शायद आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, ये कोई छिपी हुई चीज नहीं है, और जो चीज मैं बताऊंगा वो कोई जादू वाली चीज नहीं है, इकलौती भी नहीं है। ऐसी हजारों चीजें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उम्र की किस दहलीज में मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि हम सब कब किसी डॉक्टर को खोजते हैं, कब आपको पता चलता है कि जो चेस्ट पेन है उसके लिए अलग डॉक्टर होगा, हार्ट के लिए अलग होगा, जब उसकी जरूरत होगी।
तो जब आपको इसकी जरूरत होगी तो जरूर सी बात है कि आपको उस वक्त मिल जाएगा। लेकिन क्यों ना अगर मैं अभी से इसको अपनी लाइफ में अपना लूं तो मेरा व्यक्तित्व और मेरी आदतें बदल जाए। ऐसा सोच के साथ मैं आप तक आया हूं ताकि मैं टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूं जो दुनिया के सारे कामयाब लोग कर रहे हैं। कामयाब समझते हो? कामयाबी किसको कहते हैं? सफलता या कामयाबी की परिभाषा जानते हो? आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगी? आप सफलता किसको समझेंगे? आपकी सफलता क्या होगी आपके हिसाब से? आप कब सफल समझोगे अपने आप से? वेरी गुड। पढ़ लिख कर कुछ बन सका। वेरी गुड। और आपकी परिभाषा क्या होगी सफलता की? मैडम बेटा आपका क्या नाम है बेटा आपका? हाँ अंतिमा। आपके हिसाब से सफलता क्या होगी? चलो कोई नहीं। वेरी गुड। ताली बजाओ इन दोनों के लिए। हर किसी की सफलता व्यक्तिगत हो सकती है। क्या हो सकती है? वेरी गुड। व्यक्तिगत हो सकती है और आपकी जो सफलता है उसकी परिभाषा भी अलग हो सकती है। जैसे मेरी सफलता थी जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी सफलता थी कि मैं बस क्लास में फर्स्ट था और वो मैं कभी नहीं आया, लेकिन मेहनत पूरी करता था और जब लिखता था तो हमेशा पूरी कॉपी लाल रहती थी, लाल और हरी थी, क्योंकि हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक रहती थी। लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं छोड़ी क्योंकि मैं समझता था कि स्पेलिंग मेरी भावनाओं को प्रकट करने में अवरोध पैदा कर सकता है लेकिन मेरे विचारों को नहीं। फिर भी मैं पास होता रहा क्योंकि स्पेलिंग ही गलत होती थी, अर्थ बराबर टीचर समझ जाते थे। मेरे टीचर बड़े अच्छे थे, वो सिर्फ लाल करते थे, नंबर में कंजूसी नहीं करते थे। 5 में से 2.5 नंबर देते थे लेकिन देते थे और मैं 2.5 नंबर में खुश हो जाता था। कोशिश रहती कि स्पेलिंग में पूरा लिखूं। तो मेरी सफलता उस टाइम यही थी कि मैं कैसे भी बस पास हो जाऊं। फिर मेरी दूसरी सफलता हाई स्कूल के बाद ये थी कि मुझे बस साइंस मिल जाए। क्या मिल जाए? वो साइंस मिलने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। बहुत मार्जिनल था, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगा और मुझे साइंस मिल गया। मैंने आपको बताना मेरे साथ एक चैलेंज था, सेंटेंस बनाना और उच्चारण करना और स्पेलिंग, ये हमेशा मेरे साथ चैलेंज रहा। पढ़ना, समझना, उसके भाव निकालना ये कभी चैलेंज नहीं था। मैं पढ़ता था और लिखता भी था, मैं टूटी फूटी लिखता था लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी और बोलता भी था टूटी फूटी। जब मैंने अपना 12th पास किया साइंस तो मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन कौन सा इंजीनियर बनूंगा कंफर्म नहीं था। तो मैंने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे का एग्जाम दिया, उसमें वेटिंग में आया और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए गया। तो मैं वहां गया तो मेरे को पता चला अच्छा ये तो डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? डिप्लोमा कोर्स। तो मैं बोला कि अब डिप्लोमा कोर्स में आ ही गए हैं तो ढंग से पढ़ा जाए, क्योंकि वहां पे हमें गवर्नमेंट के एग्जाम्स निकालने पड़ते और लोगों ने मुझे बताया कि ये फील्ड में आने के लिए आपको बहुत बड़ा जुगाड़ चाहिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, बहुत बड़ा जुगाड़ चाहिए, आपके पास पावर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मेरे 2.5 साल में ही मेरे हाथ में ऑन द जॉब ट्रेनिंग और वो भी पेड, मतलब पैसे मिल रहे थे। वो पैसे कम थे लेकिन उसके बावजूद भी मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स कर लिया क्योंकि मुझे पैसों का लेन देन और पैसों के बारे में जानने का बहुत शौक था कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से, जाता कहाँ है, इन पैसों का क्या संबंध है। और इसी के साथ साथ में मैंने अपनी जॉब के साथ साथ में जो टाइम मेरा बचता था वो मैं खेलने कूदने की जगह पे केवल ऐसे लोगों से मिलता था जो मुझे मेरे इंटरेस्ट के बारे में बताते। मतलब मेरा इंटरेस्ट एक नहीं था, जैसे इस वक्त आपका पढ़ाई के अलावा भी बहुत इंटरेस्ट हो, ड्राइंग करना, डांस करना, क्रिकेट खेलना, गेम खेलना, तो गेम मैं उसके बारे में और जानने की कोशिश करता हूँ। आप कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में जानो। मनोरंजन के लिए तो हर कोई करता है लेकिन उसकी गहराई तक जाना बहुत जरूरी है। मेरी इसी आदत ने मुझे और आगे लेकर गया और मैंने फिर BSc की, MBA किया और मास्टर इन साइकोलॉजी की। मतलब जितने साल मेरी नौकरी को लगे उतने साल एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं की। और मुझे अगर बोलता था कोई ये सर्टिफिकेट तो मैं वो कोर्स भी कर लेता। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जब हम किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो उनका एक इंस्टीट्यूट होता है। जैसे आपके स्कूल है ना, ऐसे हमारा एक स्कूल होता है जहां पे हम लोग इंजीनियरिंग भी करते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं
बोर हो रहे बेटा? अजीब सा लग रहा है? कुछ मजा आ रहा है? नहीं? कमर दर्द कर रही है ऐसी उधर, क्योंकि आदत नहीं है ना। आने वाले 21 दिन तक बैठोगे तो हो जाओगे। मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं आपको बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी जरूरत है आपको। क्योंकि मेरे लिए सफलता क्या थी? उस वक्त मैं बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर बनूं बाहर, प्लस मैं यहां पे बेस्ट इंजीनियर बनूं। ये एक वक्त मेरी 2 सफलता थी। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने इसी सफलता के करते करते मैं दुबई तक गया। वहां पे दुनिया के 166 देशों के साथ काम किया, अलग अलग जहाज, मतलब दुनिया का सबसे छोटे जहाज से लेकर सबसे बड़े जहाज तक। मेरी सफलता क्या थी? किसी तरीके से उस जहाज को मैं छूऊं, उस पर काम करूं। जब उसका इंजन चलता है ना, तो पूरा अंदर से बॉडी वाइब्रेट करता है। उसकी इतनी ज्यादा आवाज होती है कि ईयर मफ जो कार का प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, उसके बावजूद भी उसकी वाइब्रेशन फील होती है। उस माहौल में भी मुझे बड़ा मजा आता था, वो उस माहौल में भी पढ़ता था। जब मेरा ब्रेक होता था, ब्रेक मतलब मेरा एक टास्क के बीच से दूसरा टास्क, मतलब एक काम के बीच से दूसरे काम के बीच में थोड़ा ब्रेक होता था। मैं उस ब्रेक में भी जाके तुरंत अपना सिस्टम ऑन करके लाइब्रेरी में जाके सर्टिफिकेट पोस्ट करता था। ऐसे करके मेरे पास 3000 के ऊपर सर्टिफिकेट है आज के डेट में। और किसके? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यूएसए। वो सर्टिफिकेट मात्र एक कागज है, वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता और मैं कहीं शो भी नहीं करता। लेकिन उससे जो मेरे को नॉलेज मिला, वो मैं वहां कॉर्पोरेट में देने की जगह पे किसको दूंगा? आपको। उन सबका निचोड़ ये निकलता है कि आप जहां कहीं भी हो, जैसे भी हो, वहीं से आपको शुरुआत करनी है। मैं अपना कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी तरह एक साधारण बच्चा हूं। मैं कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आया, आज ही मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है और मैं इसको क्या करता हूं? स्वीकार करता हूं। क्योंकि मैं क्या हूं? क्या हूं? इंसान हूं। और गलती किससे होती है? इंसान से। तो अगर एडोलसेंट में कोई गलती हो जाए तो कभी भी अपने आप को हीन मत समझना, कभी अपनी जिंदगी को खत्म करने की नहीं सोचना। और दूसरी चीज, अगर दिमाग में तनाव आए तो कभी नशाखोरी क्या करना? क्योंकि तनाव जिंदगी का हिस्सा है, चुनौतियां जिंदगी का हिस्सा है। मैं क्यों बोल रहा हूं किशोर अवस्था में और इतनी कहानी क्यों सुनाया? सिर्फ और सिर्फ एक कारण, मुझे लगा कि मुझे ये चीज आपसे डिस्कस करनी चाहिए। किशोर अवस्था 9 साल से 19 साल की उम्र है। इसमें अचानक आपकी बॉडी बदलती है, शरीर में अलग अलग अंग बदलते हैं, शरीर पे बहुत सारे बाल आते हैं, राइट? अलग अलग अंगों में आते हैं बाल, प्लस आपके कान, आंख, नाक, चेहरा सब बदलने लगता है, आवाज बदलने लगती है। तो क्या होता है कि कोई ना कोई हमको टोकता है, तो क्या होता है? हमें अजीब सा लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा सोचते हैं, सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। तो हमारा क्या होता है? आत्मविश्वास गिरने लगता है। उसकी वजह से हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या है? ये बिगड़ने लगता है। कैसे? ऐसे चलना, झुककर चलना, डर के चलना, ये सब हमारा होने लगता है। और ये क्या बताता है? ये एक रोग को उत्पन्न करता है, जो है मानसिक रोग। हमेशा डरा हुआ महसूस करना, सहमा हुआ सा महसूस करना, हमें लगता है कि लोग हमारी आलोचना करेंगे, मैं खूबसूरत नहीं दिख रही हूं या दिख नहीं रहा, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मेरी हाइट वैसी नहीं है, मेरा शरीर ऐसा नहीं है। हम अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को ही अपनी कामयाबी समझने लगते हैं। हमें मालूम है कि हम इसको संवारने सजाने के लिए बहुत शीशा देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? ये किशोरावस्था के कि अच्छे कपड़े पहनना, एकदम सुंदर दिखना, लेकिन जैसे किसी को अपने से बेटर दिखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो, अपने आप से सच बोलो। कॉन्फिडेंट लो हो जाता है। आप बहुत बेहतर बन के गए, बहुत सुंदर, आपको लगा मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन जैसे ही कहीं जाते हैं और किसी को देखकर टाई कोट पहना, 2 अंग्रेजी बोला फटाक से, क्या होगा? कॉन्फिडेंट बोलती बंद, बैटरी डाउन, सारे डिक्शनरी फेल, दिमाग गायब, बत्ती गुल, स्विच ऑफ। क्या ऐसा होना चाहिए? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं? नहीं। हम जिस परिवेश में पले, उन लोगों ने हमेशा हमें ऐसे ही बोला कि तुम छोटे हो, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। ये जो चीजें हैं, ये हमारे दिमाग में आ गई और दिमाग ने एज इट इज मन को पास कर दिया। क्या किया?
और जब मन में पास कर दिया तो क्या हुआ, आपने उस चीज को बार बार रिपीट होते हुए या तो सुना या अपने दिमाग में दोहराया, या जब कोई काम नहीं हो पाया तो आपने अपने आप को क्या बोला कि मेरा हाइट छोटी है। आपने कहावत सुनी है, कौन सी, अंगूर ना मिले तो खट्टे। ये जो खट्टा शब्द बोला गया और अंगूर नहीं मिला, इन दोनों में हमारे साथ क्या हुआ कि हम अपने आप को तुरंत उस चीज के साथ कंपेयर कर लेते हैं। हम ये नहीं बोलते कि किसकी गलती है, उस अंगूर को पाने के लिए मैंने कोई जुगत नहीं लगाया। अंगूर, अगर मैं खड़े होकर सिर्फ अंगूर पकड़ने के चक्कर में रह गया तो क्या उसकी हाइट है, राइट है ना। कौवे की कहानी सुनी ना आपने, तो कौवा जुगत लगा के पानी पीता है ना, तो जो डोमड़ी है वो जुगत नहीं लगा पाया, तो ये कहावत बन गई। लेकिन अगर वो जुगत लगाता तो अंगूर खट्टे होते क्या, नहीं। खट्टा जो उसने बोला वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए बोला, और यही हम लोग करते हैं। जब हमसे कोई काम नहीं होता बोलते अरे मैं तो ऐसे गांव से आया हूं, मैं इस परिवार से आया, अरे मैं तो शहर में हुई नहीं, मुझे क्या पता। इसका कोई संबंध नहीं है आपकी समझ और इस चीज के बीच में। हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, नहीं, ये गलत है। ये क्या है, हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस ये प्रॉब्लम है कि उस वक्त मुझे उस साधन नहीं मिला कि मैं उस अंगूर तक पहुंच सकूं। तो जब हम खट्टे का शब्द करते हैं तो हम अपने आप को, अपने दिमाग को बोलते कि ये तुम्हारे बस का बात नहीं है। हम खट्टा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, अगर यहां से नहीं मिला तो मैं जुगत लगाऊंगा, मैं सीढ़ी लाऊंगा, टेबल पे चढ़ूंगा, कोई ना कोई जुगाड़ करके करूंगा। क्यों, ना तो मैं लोमड़ी हूं, ना मैं कोई जानवर नहीं हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, हाँ। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही हुई है कि मैं इंसान हूं, और सबसे बड़ी चीज ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है। क्यों खूबसूरत, क्योंकि ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा और वो बच्ची, जितनी बच्चियां बैठी है, क्या आपकी शक्लें मिलती हैं, नहीं। क्या आपकी आवाज मिलती है, नहीं। क्या आंखें मिलती हैं, नहीं। क्या ऐश्वर्या राय आप जैसी दिखती है, नहीं। क्या अक्षय कुमार आप जैसा दिखता है, नहीं। आपसे अलग है ना, मैं अलग हूं ना, ना मैं उसके जैसा दिखता हूं ना वो मेरे जैसा दिखता है, तो मेरा टैलेंट भी अलग होगा। और ऊपर वाले ने मुझे वो सारी चीजें भेजी हैं जो मैं बनना, जो मैं, वेरी गुड। और वो बनेंगे कैसे, वो जब भी बनेंगे जब मैं ये तय करता हूं कि मैं अपने हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपने समय के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। किसके लिए, जो 24 घंटे उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन कौन, हम कौन बोला, हम नहीं बोलना है, बोलोगे मैं, क्या मैं, कौन मैं, हाँ। मैं अपने हर व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूं, अपने समय के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार हूं, अपने अच्छे के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूं, और अपने अपने संघर्ष के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी चुनौतियों के लिए जिम्मेदार हूं। और ये करने से क्या होगा, जब मैं अपने आप को बोलूंगा तो, क्योंकि ऊपर वाले की बनाई हुई चीज को हम कैसे खाते हैं, प्रसाद मिलता तो कैसे खाते हैं, और नीचे गिर जाए तो खा के खाते नहीं, फेंक देते हैं, खाते हैं ना। तो हम ऊपर वाले का प्रसाद है, क्या है। और अगर मेरी आवाज, मेरी शक्ल, मेरी हाइट अगर किसी से नहीं मिलती तो ऊपर वाले ने किसी खास मकसद से मुझे दिया। और मेरी आवाज सबसे खूबसूरत है, मेरा चेहरा सबसे खूबसूरत है, मेरी हाइट सबसे खूबसूरत है, और मेरा दिमाग सबसे अलग है। इसीलिए यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, इस बच्चे से लेकर उस बच्चे तक, आप सभी लोग मैगी का पैकेट जानते हो ना बनाना, मैगी एक जैसा होता है, मसाला भी एक जैसा होता है, क्या अलग होता है क्या, लेकिन बनाने के लिए दूंगा तो सभी का मैगी अलग अलग बनेगा, किसी का सूखा, किसी का लिपचिप, किसी का अच्छा अपने टेस्ट के हिसाब से, है ना, है ना। क्यों क्यों ऐसा होता है, बनाने का तरीका अलग नहीं, उसे पानी में उबाल के डालना ही है, नहीं सर, हाँ? सर बनाने का तरीका अलग, वो तरीका कहाँ से आया, सर दिमाग से। दिमाग क्या कर रहा था, बोलो बेटा क्या नाम है आपका, संजना। जानते हैं के लिए जोरदार ताली बजाएं। वो तरीका आपका अभ्यास है, प्लस सर क्या है, अभ्यास। प्लीज बैठिए। अब मैं अभ्यास के बारे में बोलता हूँ, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कार्यशाला तो मैंने शुरुआत कर ली, प्रिंसिपल सर, प्रबंधक सर और चौहान सर, इनको जानते हैं ना सर को,
आपके गांव के हैं, हाँ जानते हो अच्छी तरह। और इनका संघर्ष को मैं नमस्कार करता हूँ और सलाम करता हूँ कि इतनी मेहनत करके उन्होंने कल उधर भी प्रोग्राम रखा और इधर भी, और ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में आऊं। अगर मेरे को बोलते तो क्या मैं पैदल कर पाता? शायद आप भी नहीं कर पाते, लेकिन इनका जज्बा है। तो आप सभी अपने लिए, स्कूल के लिए, प्रबंधक सर के लिए, प्रिंसिपल सर के लिए, चौहान सर के लिए, और यहाँ पे मौजूद जो नहीं है इस वक्त, जो ड्यूटी पे है, उन सब के लिए जोरदार ताली मारेंगे। अब मैं आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ चीजें बताता हूं। अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई है वो सिर्फ मैंने समय के ऊपर, आदतों के ऊपर और कुछ रूढ़िवादी बातों के बारे में बताया जो किसी समय में होता होगा सही, राइट, लेकिन आज के युग के हिसाब से वो फिट नहीं बैठता है, जो कि हमें पहचानना है। क्या करना है? हाँ, क्योंकि वो किसी समय में सही हो सकता था जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट। हो सकता है कि वो उस टाइम सही रहा हो जब खाने की कमी रहती हो, राइट, क्योंकि हमारा ब्रेन कैसे बना है? अपनी एनर्जी बचाए रखने के लिए और हमें जिंदा रखने के लिए, और ये प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक। हाँ, अगर एक चींटी को भी मारते हैं तो क्या उसके पास दिमाग होता है? लेकिन वो फिर भी जान जाती है कि मुझे मारने की कोशिश हो रही है, और वो क्या करती है? पूरी ताकत से मारती है। नेचर में किसी भी क्रिएचर को अगर हम पकड़ते हैं, किसी भी जीव जंतु को पकड़ते हैं, जब उसको कोई मारने की कोशिश करता है, क्या करता है वो? सबसे पहले, और वो भागने के लिए शक्ति कहां से आती है? उसके पास जो छोटा सा ब्रेन होता है, लिक्विड ब्रेन। क्या होता है? लिक्विड, छोटा ब्रेन। उसको भी पता है कि मुझे भागना है। तो हमारा ब्रेन जब उस टाइम बना तो सिर्फ दो ही काम के लिए था, खाना, एनर्जी स्टोर करना और जान बचाना। इसके बाद जितनी भी इर्द गिर्द की चीजें हैं वो सेकेंडरी है। तो क्या आज के युग में खाना मुश्किल है? भरपूर खाना है, जहां जाओ वहां खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। हाँ, क्या हुआ बेटा? कुछ पूछ रहे हो? पूछो बेटा, मैं मिस कर गया। आज की डेट में हमारा दिमाग खाने के बारे में सोचता है जैसे शॉर्टकट मारता है, उसे तुरंत एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे, मैगी, सोडा, हाँ, मुरब्बा, बड़ा पाव, है ना? ये सब तली भुनी चीजें फास्ट या जंक फूड कहलाता है। क्या कहता है? ये हमारे काम की चीज नहीं है। ये किसने बनाई है? ये आधुनिक युग का जो है सबसे गंदी चीज है। क्या है? ये क्या करता है? ये हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करता है। ये दिमाग है ना, सारा काम हमें किससे करना है? दिमाग को। और दिमाग हमेशा क्या करता है? शॉर्टकट मारता है। उसकी स्वाद इंद्रियां, क्योंकि जब किशोर अवस्था में हाइट बढ़ती है तो हमारा जो दिमाग है उसका भी विकास हो रहा है, राइट। हम इमोशनली, भावनाओं के रूप में विकास कर रहे हैं, समाज में परस्पर लोगों से संबंध और संबंधों को समझने में विकास कर रहे हैं, और हमारी तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। और ये चीजों के बीच में ही हम अच्छा और बुरा सीख रहे होते हैं। हम उसको जो सीख रहे होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको किसी विचार और भावना से जब अपनाते हैं तो हम उसको अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो ऐसा नहीं, हम ना बदल दें। ऐसा आप लोगों ने सुना है? झेलना तो झेलो, नहीं तो नमस्ते। वो क्यों? क्योंकि वो उन आदतों के साथ विकास किया है, और वो उसकी आदत ही उसकी व्यक्तित्व बन गया है। अब क्योंकि वो व्यक्तित्व बन गया तो उसको छोड़ नहीं पा रहा। उसको ये नहीं पता कि ये प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक। शरीर को जब हम पैदा होते हैं तो ये प्राकृतिक है, हाइट बढ़ेगी। आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, कुछ भी खाओगे तो बढ़ोगे कि नहीं? लेकिन वो क्या हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहेगा? अगर आप उल्टा पुल्टा खाओगे, जंक फूड, फास्ट फूड, वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो अगर मुझे चाहिए शरीर स्वस्थ रहे तभी मेरा दिमाग स्वस्थ, उसके लिए क्या चाहिए? कम से कम हमें खाने में 70% फाइबर खाना है। क्या खाना है? फाइबर क्या होता है? जो कुछ भी हरी है, जो कुछ भी क्या है? हरी। हाँ, जैसे खेतों में पत्ते होते हैं, सलजम के पत्ते हो गए, पत्ते आप लोगों को बहुत सारे बच्चों में जिनके पत्ते पसंद नहीं आएंगे, कहेंगे जानवर खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विदेशों में चले जाओ, इसको बढ़िया काट के से बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सैलेड।
खूब बढ़िया काट के इसको और एकदम पेट बाउल भर के खाते हैं। बाउल मतलब इतना बड़ा कढ़ाई होता है, वहां बाउल बोलते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, डोंगा या कढ़ाई। और कितना खाते हैं? आपके वजन के अनुसार, आपके उम्र के अनुसार वो पेट भर के खाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं खाते। हम लोग यहाँ सैलड खाते हैं, क्या बोलते हैं, पेटवा ना भरे। क्यों? आदत ही नहीं है। जब तक नमक और मीठा नहीं खाएंगे तब तक हमारी स्वाद इंद्रियां तृप्त नहीं होती। स्वाद इंद्रियां जानते हो क्या होता है? ये देखो, ये जीभ, ये जो है ना, ये हमारा विकास कर रहा है, ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है, हाँ ये खाना है, ये मीठा है ना? होता है कि नहीं? तो जो चीज तली और भुनी चीज हम खाते हैं वो बड़ा स्वाद देता है, फिसल के सीधे मुंह में जाता है बिना डाइजेस्ट के, और वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि बुरा? नहीं, बड़े कंजूसी से बोल रहे, देखो सपने टूट जाएंगे आपके, गोलगप्पे और चाट और बर्गर छूट जाएगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं, वो आपके शरीर को खराब कर देगा। आपको पिंपल्स निकलना जो होता है ना, पिंपल्स निकलते हैं किशोरावस्था में, हाँ, फिर आपको फोड़े फुंसी शरीर में लंबे समय में जब जाओगे, छोटे समय में अभी तो मशीन बहुत यंग है, जो रहती है ना गाड़ी, जब नहीं चलती तो बड़ी स्मूथ चलती है, उसके बाद खड़खड़ाती है, तो मेंटेनेंस मांगती है। ऐसे जब आप बड़े हो जाओगे और आपकी आदत बन गई है बुरा खाने की, तो क्या होगा? तो जिस शरीर से मुझे काम करना चाहिए वो क्या हो जाएगा? तो समय नुकसान होगा, मकसद नुकसान होगा। आपका एक सपना था कि मैं खुशी से रहूं, तो क्या खुश रह पाओगे? नहीं। दिमाग कहां फोकस करेगा? बीमारी पे। एक कंकड़ भी अगर जूते में चला जाए और दर्द करता है तो क्या होता है? जब तक जूता निकाले कंकड़ ना निकाल दो तब तक दिक्कत करता है। जब पैर में कोई छोटी सी चीज भी चुभ जाए, शरीर में चुभ जाए, तो वो इरिटेशन करती है, तो दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा। इसमें केवल मेरा मकसद ही नहीं गया, मेरा समय भी गया और पैसा भी गया। तो खाने का नियम हो गया 70%। पानी कितना? कम से कम 2 लीटर। ज्यादा जितना आप काम करते हो, क्योंकि आप लोग खेतों में भी काम करते हो, कभी कटाई बुनाई का भी काम होगा, पैदल आते जाते हो, है ना, सुबह सुबह साइकिल चला के आते हो, तो प्यास ज्यादा लगेगी। तो जितना पानी हो सके उतना पानी पियो, क्योंकि 70% हमारे शरीर में केवल पानी है। हमारा दिमाग भी पानी में तैर रहा है, राइट? नींद कितनी होनी चाहिए? 6 से 8 घंटे। नींद कितनी होनी चाहिए? 6 से 8 घंटे। बिस्तर में घुसना नींद होता है कि जाते ही नींद आ जाए अच्छी वाली, वो नींद होती है? हाँ? और अगर बैठ के सपने देख रहे हो तो जैसे रजाई में घुसने के बाद सपने देखते हो, सुबह मम्मी उठाती तो क्या बोलते, ओह मम्मी क्या सपना तोड़ दी। और जैसे ही क्लाइमेक्स आता तभी घंटी बजती है, अरे स्कूल जाने का टाइम हो गया। जैसे ही नींद में कुछ अच्छा होने वाला था तभी सपना टूट जाता है। होता है? तो नींद कितनी होती है? 6 से 8 घंटे। और अच्छी नींद लेने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, स्वस्थ उठने का तरीका भी मैं बताऊंगा। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी की कोशिकाएं रिपेयर होती है। क्या होती है? रिपेयर। क्योंकि दिन भर हमारी ये सारी सेल्स जो कोशिकाएं टूट जाती है। कैसे? जो अभी मुझे देख रहे हो इसमें कहीं एनर्जी खर्च हो रही है, वो एनर्जी को बनाने के लिए कोशिका कुछ काम कर रही है। यहां से निकल के वहां तक जाओगे तो चलने के लिए ताकत चाहिए, लड़ाई करने झगड़ा करने के लिए चाहिए, पढ़ाई करने के लिए चाहिए, सोने के लिए चाहिए। तो कोशिका डैमेज हो जाती है। इवन तक कि आप जब सोचते हो ना, जब सोचते हो तो भी थकान होती है। कपार दर्द करना बहुत सोचते, पता नहीं कैसे दिमाग में निकली होता है ना। तो कोशिका जब डैमेज होने लगती है, आप अगर अच्छी सी नींद ले लो और तुरंत पावर नैप ले लो तो क्या होगा? आपका बॉडी फिर से फ्रेश रहेगा। नींद वो अच्छी है कि जब मैं बिस्तर से उठूं तो दोबारा सोने का मन ना करे और मेरा मूड अच्छा रहे और मैं एकदम सारे दिन के लिए तैयार रहूं। और ये कब आता है? नींद अच्छी कब आती है? जिस दिन मेरे मन पसंद चीज मेरे अनुसार हो जाती है, उस दिन लगता है वाह आज तो पूरा टेंशन खत्म और मस्त नींद आती है। ऐसा कभी किसी ने महसूस किया है? बहुत परेशान रहा हो और जैसे ही वो काम करते ऐसा लगा आज तो पूरा थकान गई और बिस्तर पे। खासकर जब शादी ब्याह में काम करते करते थक जाते हैं, या फिर कटाई धुनाई कर रहे हैं, करते करते थक गए तो मकसद हुआ कितना काम कर लिया जाए, और करने के बाद जैसे आते या फिर घर में 10 मेहमान आए काम करते करते जैसे गए उसका सोना है, होता है ना, वो बेहतरीन होता है पल। तो ये सारी चीजें आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसके अलावा अब मानसिक चीज क्या है? अब आपका जो दिमाग है, मन है और चेतना, इन तीनों का संबंध कोई जानता है?
12वीं के बच्चे? कोई होम साइंस का बच्चा है यहाँ पे? विज्ञान क्या, किशोर अवस्था के बारे में कुछ जानते हो? कुछ नहीं? मनोविज्ञान के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। अच्छा, आपके अनुसार मन और दिमाग क्या चीज है? कोई आपके हिसाब से बताओ। आप बड़े स्मार्ट से लग रहे हो, बताओ। वैसे मेरे लिए तो सारे बच्चे स्मार्ट है। मन क्या है और दिमाग क्या है? दिमाग वो है जो हम सोचते हैं। हाँ। जो हमको मतलब करने को मतलब जाता है, हम सोचते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, हमारे मन में पहले ही वो। और चेतना? कोई नहीं। इनके लिए ताली बजाओ। दोनों का फर्क नहीं जान पाए, मैं दोनों का फर्क बताऊंगा, क्योंकि आप लोग अभी क्या हो, छोटे से बच्चे हो ना, प्यारे से बच्चे। प्लीज कोई और बेटा की बेटियों में, कोई बेटियों में? आप बताइए बेटी, आप कौन सी क्लास में बेटा? इंटर में हो? मन कहता है कुछ? नहीं? मन करता है कि आज कुछ पकड़ा खाए और कुछ अच्छा सा गाना सुना, है ना? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपको नहीं आता तो इसमें गलती किसकी है? मेरी, क्योंकि मैंने अभी तक परिभाषा बताई कि आपको, तो किसकी गलती है? मेरी। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं ना, ऐसे हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए खुद जिम्मेदार हों। दिमाग एक भौतिक चीज है। क्या है वो? इस खोपड़ी के अंदर है, एक मांस का लोथा है। क्या है? हाँ, ऐसे बीच में। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बोला कमर सीधी करके बैठना और चिन ऊपर करना, ये इसलिए बोला क्योंकि आपका जो दिमाग है वो भौतिक चीज है, उसको हम देख सकते हैं, MRI से देख सकते हैं, एक्सरे से देख सकते हैं, और उसको छू भी सकते हैं, इसका चीरफाड़ भी कर सकते हैं। सर्जरी होती है ना, ये भौतिक चीज है। इसमें जो कुछ भी होता है वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू होता है, सिग्नल होता है। और इसकी सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन्स। क्या होती है? और इस किशोर अवस्था में लाखों करोड़ों के मात्रा में बन रहा है, धड़ाधड़ 24 घंटे आपके दिमाग में धूम धूम चल रहा है। इसी की वजह से बहुत सारे बैठे बैठे सपने आएंगे, हजारों, सुबह से शाम तक हजारों विचार होंगे, हजारों भावनाएं उत्पन्न होंगी। सुबह अलग भावना होगी, अलग भावना, फिर अलग भावना, फिर रास्ते वक्त अलग भावना, और इस वक्त बैठे हुए एक अलग भावना। समझते हो? हंसना, रोना, गाना, चिड़चिड़ाना, मुस्कुराना, मंद मंद मुस्कुराना, है ना? होती है ना? और कई बार तो उसको पंख भी आते हैं, ऐसे लगता है आह उड़ रहे हैं, होता है किशोर अवस्था में। ये आपकी भावनाएं हैं। क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में इमोशंस बोलते हैं। तो ये दिमाग में जब पल्सेस चलती हैं और जो चीजें हम सीखते हैं जो भौतिक रूप से, तो ये भौतिक रूप से क्या करता है? दिमाग पूरे शरीर को अंदर से कंट्रोल करता है। और किसके माध्यम से करता है? वो किसके माध्यम से करता है? वो करता है एक केमिकल, उस केमिकल को बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स बोलते हैं ना, आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छा नहीं है, थायराइड वाला यहाँ पे रहता है, जो आपके विकास क्रम में मदद करता है, राइट? वो हार्मोन्स आपको बताता है कि कब हंसना है, कब रोना है। और वो निकलते कैसे हैं? वो ग्रंथियों से निकलते हैं। किससे? छोटी 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 ग्रंथियां होती हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स। और ये क्या करती है? ये जब दिमाग किसी भावना या किसी इमोशन के अंदर आता है और कुछ भी नहीं रहेगा तो भी वो किसी इन्फ्लुएंस में आएगा, और वो क्या करेगा? वो इन ग्लैंड्स को बोलता है कि हार्मोन्स निकालो। और जब ये हार्मोन्स आपके खून में जाता है, ये जो है ना, ये आर्टरीज है, देखो ये दिख रही है नसें, इनमें क्या चलता है? खून। क्या कहता है? और ये खून एक माध्यम है जो आपकी सारी एनर्जी लेके चल रहा है, जो आप खाते पीते हो, विटामिन, राइट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन्हीं के माध्यम से जाता है। प्लस इन्हीं में ये हार्मोन भी जाता है। क्या जाता है? हाँ, ये हार्मोन जाता है। और जिस सेल को चाहिए, जो सेल जो क्रिया करने वाला है, जैसे पसीना निकालने वाला, तो वो उसको पकड़ लेगा और पसीना निकालना शुरू कर देगा। जो रोने वाला है वो पकड़ लेगा और आंखों से आंसू निकालने लगेगा। जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने वाला है उसको पकड़ लेगा और क्या करेगा? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। आपने ये चीजें क्यों बोल रहा हूं? ऐसे दिल उसको पकड़ लेगा, धुक 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 करने लगेगा। और क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा तो क्या होगा? तापमान बदलने लगेगा आपके शरीर का, ठंडा गर्म होता है, सांसें बदल जाती हैं। ये आपकी भावनाओं की, और ये कौन कर रहा है? कंट्रोल। कौन कर रहा है? दिमाग, ब्रेन। क्या बोलते हैं? लेकिन मन कोई भौतिक चीज नहीं है,
क्या नहीं है, उसको हम फाड़ भी नहीं सकते, चीड़ भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। वो आप केवल महसूस कर सकते हो। बताया ना आपको, मन कर रहा है कि मैं नाच लूं, मन कर रहा है थोड़ी बदमाशी कर लूं, मन कर रहा है थोड़ा गाना सुनूं, है ना। ये मन जब दुखी रहता है तो क्या करता है, गाने के शब्द सुनता है, लेकिन जब खुश रहता है तो केवल म्यूजिक को डांस करता है। उसके बाद शब्द कुछ भी चले है, निका भैया कुछ भी गाए कोनो बात नहीं, डांस करेंगे। करते हो कि नहीं करते? तो मन क्या है, वो महसूस होता है। लेकिन मन में कभी कभी जब गाना गुनगुनाते हो और बार बार गुनगुनाते हो तो वो क्या होता है, जैसे आपका मन किया कि मैं साइकिल चलाऊं, क्या किया, दिमाग ने बोला नहीं तुम छोटे हो, तो क्या आपने साइकिल सीखी? मन और दिमाग दोनों जो है ना इलॉजिकल तरीके से और लॉजिकल तरीके से बातें करता है और समझता है। दिमाग बोलेगा कि सर ने बोला कि मैं खूबसूरत हूं, मन में लगा झूठ बोल रहे। वो बोलेगा, मन दिमाग बोलेगा सर बोल रहे हैं कि हम कुछ बन सकते हैं, दिमाग बोलेगा झूठ बोल रहे। होता है कि नहीं होता है? तो फिर आप किसकी बात मानते हो? किसकी? हाँ, दिमाग की कि मन की? ये परिस्थिति बताइए। आप जो चीज नीचे गिर गया उसे नहीं खाओगे, लेकिन अगर फेवरेट चीज गिर गया तो उसको धोके खा लोगे। उसके बोलोगे राम या भूत, क्या बोलोगे? दिमाग बोलेगा गंदा है, लेकिन मन बोलेगा छोड़ो ना यार, राम भूत दो यार, खा लिया। सब किया हो कि नहीं? तो ये परिस्थितियों में निर्भर करता है। जिस चीज का, जब दोनों का जुगलबंदी होता है और जिस चीज का हम अभ्यास चाहे अपने दिमाग की कल्पना में करें, चाहे सोच में करें, चाहे फिजिकल रूप में करें, लिख कर, राइट करके, खेल कर, बोल कर, ये फिजिकल फॉर्म है, भौतिक रूप है, भौतिक बोल कर करते हैं अभ्यास। और कई बार हम मन में सोचते हैं, ये दोनों चीजें हमारी आदतों का विकास करती है। और वही आदत है जो इस वक्त आपकी कमर इसीलिए दर्द हो रहा है। जो योगी लोग होते हैं जो हमेशा कमर सीधी करके बैठेंगे, मिलिट्री वाले करेंगे, वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने इतना अभ्यास किया कि अब उनको इस तरीके से बैठने नहीं आता, उनको हमेशा। तो ये अभ्यास आता कैसे? कोई भी काम अगर हम 21 दिन तक लगातार करें, वो हमारी क्या बन जाती है? चाहे वो सोच हो, चाहे सुनना हो, चाहे बोलना हो, या फिर महसूस करना हो, और वो हमारे अपने आप बिना हमारे दिमाग मन को पता चले, ना दिमाग ना मन को पता नहीं चलता, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। जैसे कि जब आप पहली बार साइकिल सीखे थे, जब पहली बार आप साइकिल सीखे थे तो आपका दिमाग ने क्या बोला? आपका हाइट छोटा है, साइकिल बड़ी है, किसी ने मना किया, लेकिन फिर भी आपने साइकिल चलाई, मेहनत की, कैंची चलाई, सीट पे बैठे, और आज की डेट में बिना देखे आप साइकिल चला लेते हो, आराम से साइकिल पे बैठते हो, चलने लगते हो, कब ब्रेक मारना है, कब पेडल मारना है, कहाँ रुकना है, सब सीख गए हो। 2-4 लोगों को बैठा लेते हो, चल भी लेते हो, बातचीत भी कर लेते हो। क्या दिमाग को स्पेशल दिमाग लगाना पड़ता है उस पर? क्या सोचना पड़ता है? तो ये जो अभ्यास का क्रम है ये उच्चतम लेवल पे चला गया। अब आपका दिमाग उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, ना मन उसके बारे में सोचता है। इसी तरीके से जब आप सांस लेते हो, पल के झपकते हो, क्या सोचना पड़ता है? हाँ? नहीं। क्या दाल चावल खाने के लिए सोचना पड़ता है? क्या मन करता है? वो ऑटोमेटिकली। लेकिन किसके लिए सोचना पड़ता है? दिमाग किसको याद दिलाता है कि आज पूरी बन जाए, आज पराठा बन जाए, लड्डू खाए, मीठा खाए। क्यों? दिमाग फ्लक्चुएट मारता है। वो हमारी आदत नहीं है, वो हमारा शौक है। तो हम एक अच्छा इंसान कैसे बने, पॉजिटिव चीज कैसे सोचे, और जो मैंने लक्ष्य निर्धारण किया है अच्छा इंसान बनने का, वो मैं कैसे बनूं, इसके लिए मैं अपने अचेतन मन यानी चेतना को कैसे प्रोग्राम करूं। क्योंकि जब दिल और दिमाग और मन यानी ब्रेन और माइंड मिलता है और जिस चीज का बार बार अभ्यास करता है, ये अभ्यास इतनी उच्चतम लेवल पे जब बनता है जिसके लिए मुझे अपना मन और दिमाग ना लगाना पड़े, उसे कहते हैं चेतना। क्या बोलते हैं? चेतना। क्या बोलते हैं? चेतना। ये अभ्यास का उच्चतम लेवल हम कैसे हासिल करें, उसका तरीका है कि अगर कोई भी काम मैं 21 दिन तक बार बार हमेशा दोहराऊं तो वो मेरी क्या बन जाएगी? आदत।
और उसके बाद कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपका दिमाग अपने आप उसको फिल्टर कर देगा। वो वही चीज देखेगा, वही चीज सुनेगा, वही चीज बोलेगा, वही चीज सुनेगा और वही चीज महसूस करेगा। राइट? तो आपको अपने चेतना के बारे में पता चल गया। ये दो तरीके का होता है, एक होता है चेतना और एक होता है अचेतन। चेतन और अचेतन। अचेतन मन वो वाला काम करता है जो उच्चतम अभ्यास में है, वो आपको पता नहीं चलता। लेकिन चेतन जो चेतना है वो अभी आप लोग बैठे हो, राइट? यहाँ का तापमान महसूस कर रहे हो, बाहर चिड़िया की आवाज आ रही है, वहां पर बच्चों की आवाज आ रही है, यहाँ का तापमान महसूस कर पा रहे हो। जब ये आपके दिमाग में चला जाएगा तो हाई स्कूल का वो जो फीलिंग है वो जिंदगी भर ये तापमान अपने आप याद रहेगा, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और अपने आप वो डर लगने लगेगा, वो घबराहट आने लगेगी और बॉडी अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो बार बार जिस चीज को हम हर बार अपने साथ दोहराते हैं, कई बार दोहराते हैं, वो हमारी अचेतन मन में चला जाता है और उसके प्रति वो जागृत हो जाता है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूं, किसके लिए? क्योंकि समय का इस्तेमाल किसके हाथ में है? हाँ, मैं अपने समय का कैसे उपयोग करता हूं ये मेरे हाथ में। तो मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मेरी प्राथमिकता वो होनी चाहिए जो मेरे अलावा कोई और ना कर सके। राइट? ऐसा है? कमर सीधी टेढ़ी होगी ना, क्योंकि कमर सीधी रखना किसका काम है? मैं तो नहीं कर सकता ना। कौन अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देगा, बार बार याद दिलाएगा? मैं। कोई भी काम जो मेरे अलावा मेरे से बेहतर और मेरे लिए नहीं कर सकता वो कौन है? मैं। और वो मेरी होनी चाहिए प्राथमिकता। और समय में सबसे पहले जो भी काम दिन में जब मेरे पास सबसे ज्यादा शक्ति रहे तब उस वक्त सबसे पहले वो काम मुझे करना है। और वो काम क्या है अभी आज की डेट में आपके पास? हाँ? पक्का? कितने लोगों के पास पढ़ाई है? हाथ में 1 2 3, वो तो पढ़ाई भी ले रही है 4, बस। मतलब सभी लोगों को पढ़ाई, आपको पढ़ाई नहीं है ना? कटाई दवाई, कोई बात नहीं। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी हो सकती है। हो सकता है कि इनको आदर्श नहीं है कि सबके सामने हाथ करें। मेरी बात सुनिए, सच बोलना किसकी प्राथमिकता होनी चाहिए? अपने आप से कि दूसरों से? अपने आप से। वेरी गुड। अगर मैं अपनी बुराई को पहचानता हूं और अपने आप से सच बोलता हूं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और इसको मेरे को ठीक करनी है, तब डेफिनेटली आप ठीक कर सकते हैं। मान लें कि अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, आप बोलते हो कि मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम आई है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं रीड कर सकता हूँ, तो दिमाग रीड करने लगेगा। हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना है। क्या बोलना है? हाँ। ये कैसे आएगा? जब मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा। जब जिम्मेदारी क्या? मैंने आपको पहले बताया, मैं किसके लिए जिम्मेदार हूँ? अपनी पढ़ाई के लिए। मैं जिम्मेदार हूँ अपने समय के लिए। मैं जिम्मेदार हूँ अपनी खुशियों के लिए। मैं जिम्मेदार हूँ अपने व्यवहार के लिए। ये एक्सरसाइज करोगे? चलो, पहले हम लोग अपने दिमाग को बताते हैं कि मैं सिर्फ जिम्मेदार हूँ हर चीज के लिए। तो आप ब्लेम करना बंद कर दोगे। ब्लेम समझते हो ना? हाँ, किसी भी कारण में किसी पे इल्जाम लगाना या किसी के साथ ठिकरा फोड़ना, ये काम बंद कर दोगे। शिकायत करना, और ये शिकायत क्या करते हैं? हाँ, जैसे कोई भी काम बिगड़ा तो बोलेगा अरे मम्मी पापा की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, मम्मी पापा ने मुझे सुविधा नहीं दी, भाई बहन मुझे पढ़ने नहीं दिए, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है, सारी सुविधाएं आपके पास है, लेकिन हमने अभी तक उसके लिए नजरिया विकसित। तो नजरिया कैसे होगा? जब मैं अपनी जिम्मेदारी तय करता हूँ। तो आप एक बार मेरे पीछे बोलो, मैं। इतनी धीरे, ये तो बकरी बोलती, बकरी भी जोर से बोलो, मैं। और जोर से, मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूँ। लेकिन आपकी कमर तो सीधी है नहीं, पहले कमर सीधी। और एक लंबी सांस लो, भर लो, फिर उसके बाद छोड़ो। मालूम है फेफड़े कितने लीटर ऑक्सीजन लेता है? 2-2.5 के आसपास ऑक्सीजन आपकी छाती भर लेती है। तो जरा 2.5 लीटर आसपास भर लो, फिर छोड़ो,
फिर एक लंबी सांस लो, फिर छोड़ो। अब जब मैं बोलो तो अपने आप को पहचानो, मैं कैसे दिखता है देखो जरा। अपना हाथ अपने दिल के पास रखो, धड़कन के पास, ऐसे नहीं तो नहीं, जरा सिर डर जाएगा। ऐसे जरा हाथ रखो आराम से और अपनी आंख बंद करो और अपने दिल की धड़कन को सुनो और अपना चेहरा देखो। क्या दिख रहा है चेहरा आपको? इतना खूबसूरत चेहरा किसको किसको दिख रहा था? मैं तो दिख रहा हूँ रेड कलर के टी शर्ट में, ब्लू कलर के जींस में और मेरे सामने प्यारे बच्चे। आप लोगों को दिख रहा है क्या? आपका टी शर्ट दिखा? क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं ये खूबसूरत चेहरे को शीशे में दिखता हूँ तो सिर्फ बाल बनाता हूँ या पिंपल्स दिखता हूँ या सोचता हूँ नाक नहीं कैसी, चेहरा दिखता ही नहीं। तो अगली बार जब चेहरा देखो बोलो मैं राकेश कुमार पांडे। वाह कितना सुंदर चेहरा है, कितना सुंदर हाइट है और सारी शक्तियां आपके पास में। अपना नाम इज्जत से बोलो, राकेश जी। आपका नाम कुछ भी हो सकता है। क्या नाम बेटा आपका? हाँ रवि, बहुत सुंदर नाम है। आप बोलो रवि जी, क्योंकि आप लोगों के पास कोई मकसद तो है नहीं, सब अच्छे इंसान बनने वाले हो, तो हम बोलेंगे रवि जी। आपका अच्छा नाम कौन लेगा? मैं खुद। तो एक बार पहले मैं की जिम्मेदारी ले लेते हैं। चलो मेरे पीछे तो जोर से रिपीट करना, तो छोटे बच्चों की तरह बाहर तक आवाज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब कोई चीज सीखते हैं तो जोर जोर से बोल के सीखते हैं, राइट? बाद में वो हम लोग अभ्यास में आ जाते हैं तो मन में भी पढ़ लेते हैं। जैसे अभी आप रीडिंग मुंह बंद करके भी कर सकते हैं ना। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? सब ठीक है बेटा? सपनों में तो नहीं चले गए? इधर ही हो ना? चलो बोलो मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने आज और कल के लिए जिम्मेदार हूँ। आपकी आवाज नहीं आनी है, आवाज आनी चाहिए, कोई बात नहीं। छोटे को क्या होगा? ये छोटे बच्चे तो आजकल की डेट में बहुत आगे हैं। सारे एंटरप्रेन्योर तो यही लोग हैं, है ना? मैं अपने पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूँ। पक्का ना? जिम्मेदारी मिल गई। अब तो किसी पे ब्लेम नहीं करोगे ना? नहीं। किसको? कि क्लास में सर ने पढ़ाया नहीं, मम्मी पापा ने लाइट जलाए नहीं। क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारी तय कर लोगे तो आपकी प्राथमिकता अपने आप तय हो जाएगी और दिन की रोशनी में ही आप पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि दिन की रोशनी को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। कितनी भी कृत्रिम लाइटें लगा लो, लेकिन जो पढ़ने का मजा दिन में है, याद रखने की क्षमता दिन में है, और जो चीज सीखने का क्षमता दिन में, वो रात में नहीं है। वेरी गुड। तो जब हम मैं बोलते हैं तो मेरा सीमा बन जाती है और मेरा दिमाग उधर फोकस करता है। और ये कितने दिन तक आप करोगे काम? कितने? इसमें संडे मंडे आता है क्या? हाँ, 21 दिन में संडे मंडे आएगा? शादी ब्याह बारात आएगी? आएगी? तो क्या करना है? छोड़ देना है। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वो आपके अभ्यास में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? क्या ये संडे मंडे और शादी ब्याह में सांस लेना छोड़ देते हो? नहीं। पलके झपकना छोड़ देते हो? नहीं। खाना छोड़ देते हो? नहीं। अपने टाइम पे होता है ना? नहीं। तो अगर कोई भी काम हम आने वाले 21 दिन तक लगातार करते हैं तभी वो मेरी आदत बनती है, अदरवाइज वो आदत नहीं बनती। तो 21 दिन का नियम ये बोलता है कि अगर चाहे संडे मंडे हो, चाहे शादी बारात हो, चाहे कुछ हो, अगर मैंने तय किया कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा तो मैं 21 दिन तक अपने आप को दोहराऊंगा। क्या? मैं अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूँ। राइट? ये इसे कहते हैं अफर्मेशन। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। आप अपने आप से दृढ़ होकर, सुनिश्चित करते हुए, संकल्प के साथ, मजबूत कथन के साथ अपने दिमाग को बोलते हो कि मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं और मैं ही इसके लिए हूं। तो दिमाग इसको मान लेता है और वो जब ऐसी चीजें तय करता है तो ये समझ जाता है कि बुरा देखना किसकी जिम्मेदारी है? तो हमेशा अच्छे की तरफ फोकस करेगा, बुरी संगति से आपको बचाएगा, समूह को कभी दोस्त नहीं बोलेगा, वो दोस्त अपने आप पहचान लेगा और सारी कायनात मिल जाएगी आपको आपके मकसद तक पहुंचाने में, जो मैं खुद कर सकता हूं। लेकिन ये इंट्यूशन मिलेगा कैसे? इंट्यूशन समझते हो? संकेत। ये अंदर से बाहर कैसे पता चलेगा कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं? तो इसके लिए अलग अलग अफर्मेशन है। जैसे इस वक्त आपके सामने एक एग्जाम का भय है ना? परीक्षा का भय। जब पढ़ते हो तो डर लगता है कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा,
तो ऐसी एक मजबूत कथन है अफर्मेशन। मैंने वो अफर्मेशन रिकॉर्ड किया है, वो कुछ करीब 47 वर्ड्स की लाइनें हैं और 4-5 मिनट का एक्सरसाइज है। तो मैं मौखिक रूप से ना बोलकर आपको बोलूंगा कि आप उसको सुनो, लेकिन सुनने का एक शर्त है। क्या है? शर्त है, जब आप सुने तो उसको महसूस करें, और जब उसको सुने तो अपने मन में उसको धीरे धीरे कंटिन्यू उसके पीछे रिपीट करें। और तरीका क्या है? लंबी सांस लेना, कमर सीधी करना, अपने दिल पे हाथ रखना और अपने आप के साथ में वो फील होते हुए देखना और उसको महसूस करना कि ये आप ही बोल रहे हो। क्योंकि दिमाग की एक आदत है, दिमाग की एक आदत है। हाँ, क्या है उसकी आदत? ये है कि वो हमेशा हमको छोटा समझता है, चीजों को भूल जाता है। क्या करता है? और क्या करता है? वो एक वक्त में 2 काम नहीं करता है। क्या नहीं करता? हाँ, वो 2 काम जब भी करता है जब वो अभ्यास का उच्चतम लेवल पे मिल जाता है। तो एक वक्त में 2 काम नहीं करता, किसी चीज को याद नहीं रखता और वो किसी को भी तर्क नहीं करता। आप जैसा सोचोगे वो वैसा ही करेगा और पूरे बॉडी को वैसा ही करवाएगा। बॉडियों में क्या आता है? 5 इंद्रियां आती है हमारी, उन सबको वो कंट्रोल करता है। तो इसीलिए मजाक में भी भूल कर भी अपने के साथ या दूसरों के लिए बुरा नहीं बोलो, क्योंकि जब हम ये बोलते हैं कि फलाना झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो आपका दिमाग बोलता है आप भी तो वही कर रहे हो, और वो ऐसा बनते जाता है और उसके उनका अनुसरण करने लगता है। शिशु और बाल अवस्था में हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन क्योंकि किशोर अवस्था में हमारे ब्रेन में बनने वाले न्यूरॉन्स बहुत प्लास्टिक है, कोई भी नया ढांचा उसको बनाया जा सकता है। जैसे कच्चा खड़ा होता है ना, उसको कोई भी शेप दिया जा सकता है, इस अवस्था में बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो ये न्यूरॉन्स बनने की क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो जब कम हो जाएगी तो इसका सुधरने का चांस कम हो जाता है, या फिर बोले कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? कुछ याद आया? तो हम ये अफर्मेशन वाला कर लें एक्सरसाइज। एक बार कमर सीधी करें, लंबी सांस लें। मैं पहले एग्जाम वाला चालू करता हूं, ठीक है? क्या वाला? हाँ, और बैठने की क्रिया देखो कैसे होनी चाहिए। पैरों का, मैंने आपको बोला ना, पैरों का भी एक तरीका होता है। अब समझो मैं बेंच पे बैठा हूं, जब बैठूं तो अपनी कमर सीधी रखो, और अगर पीछे टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेक पे सीधा रखो, और नहीं है तो ऐसे सीधे करके पैरों को सीधा रखो, ठीक है? और एक लंबी सांस लो, फिर एक छोड़ो सांस, फिर एक लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर एक लंबी सांस लो, होल्ड कर लो अभी थोड़ी देर, छोड़ना नहीं है, फिर धीरे से छोड़ो। हर अच्छी सांस के साथ अच्छी आदत और बुरी सांस के साथ बुरी आदत बाहर कर सकते हैं। तो मैं ये अफर्मेशन देते वक्त आप अपने आप को महसूस करना, क्या करना करोगे? पक्का? वेरी गुड। चलिए कमर सीधी करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, लंबी सांस भरें, और जिनको अपने आप से शर्म आ रही हो या फिर उनको लग रहा कि क्या अजीब सी क्रिया है, तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक उसकी आदत नहीं है। मैं चालू करता हूँ। एग्जाम के दिनों में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। मैं पूरे हार्ट एंड सोल से एग्जाम की तैयारी करता हूँ। मैं इस बार टॉप करूँगा। एग्जाम के दिनों में मैं और एक्टिव हो जाता हूँ। एग्जाम के दिनों में मैं अपनी 100% कंसंट्रेशन पढ़ाई में ही लगाता हूँ। पढ़ाई और मनोरंजन में बैलेंस बनाना मुझे आता है। मैं फुल एंजॉयमेंट के साथ तैयारी करता हूँ। एग्जाम का नाम सुनने से मेरे अंदर बड़ी खुशी होती है। एग्जाम मीन्स ए ब्यूटीफुल चांस टू शो माय कैपेबिलिटीज। एग्जाम ने मेरा हौसला और भी
कई गुना बढ़ जाती है। एग्ज़ाम का हल्का सा डर ये साबित करता है कि मेरे पास एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा टाइम है। अपनी मेहनत से मैं हर सब्जेक्ट को आसान बना सकता हूँ। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। साइंस पढ़ने में मैं तो बहुत बड़ा मज़ा आता है। हिस्ट्री की रेट तो मेरी टिप्स पर रहती है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा पूरा विश्वास रखता है। मैं किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर जोड़ता हूँ। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में उसकी पूरी मेंटल पिक्चर बन जाती है। मेरी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट है। मेरी राइटिंग स्पीड एक्सीलेंट है। मेरी हैंड राइटिंग तो सुपर्ब है। मेरा एग्ज़ाम करने का तरीका एक्सीलेंट है। डिफ़िकल्ट चैप्टर का रिवीजन मैं बड़ी आसानी से करता हूँ। मैं हर टॉपिक को मेंटली पोजीशन कर लेता हूँ ताकि रिकॉल करना आसान हो जाए। एग्ज़ाम डेज में मैं अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं अपने सिलेबस को टाइम पर पूरा करता हूँ ताकि रिवीजन के लिए टाइम बचाया जा सके। मेरी अपनी तैयारी 100% होती है। उसके बाद मैं सब कुछ नीचे पर छोड़ देता हूँ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं अपना सारा सामान खुद संभालती हूँ। एग्ज़ाम से पहले मेरी कंसंट्रेशन 100% होती है। एग्ज़ाम शुरू करने से पहले मैं अपने टेस्ट को ज़रूर याद करता हूँ। एग्ज़ाम लिखने से पहले मैं सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ। मैं सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ जो मुझे अच्छे से आता है। इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मैं लास्ट के 10 मिनट रिवीजन के लिए ज़रूर करता हूँ। आई एम ए ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का जवाब मेरे अंदर से निकल कर आता है। एग्ज़ाम के टाइम मेरा दिमाग 100 गुना ज़्यादा काम करता है। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। एग्ज़ाम हॉल में मुझे सारे सवालों के जवाब याद आते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। मैं हर सवाल का पूरा पढ़ने के बाद ही उसका जवाब लिखना शुरू करता हूँ। मैं अपने आंसर्स पॉइंट बाय पॉइंट लिखता हूँ ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। जहाँ पर भी संभव होता है मैं डायग्राम ज़रूर बनाता हूँ। डायग्राम बनाकर मैं उसे एग्जाम एक्सप्लेन भी ज़रूर करता हूँ। मैं टू द पॉइंट आंसर लिखने से ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद मैं 10 मिनट का रिविजन ज़रूर करता हूँ। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद मैं एक बार फिर से परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ। मैं अपने परिवार, अपने टीचर्स को भी शुक्रिया करता हूँ। मैं अपने दोस्तों का भी शुक्रिया करता हूँ। ये चीज आपको एग्जाम के माहौल में जब जाओगे तो आपको मदद करता है, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी हमेशा हाँ जी तो ये क्या होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन हमेशा वर्तमान में होता है। किसमें होता है? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं याद रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं और हूँ और मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, हमेशा वर्तमान वाले। तो ये हो गया आपका एग्जाम का। ऐसे ही भविष्य में आप अपने लक्ष्य बनाओ, राइट। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक अच्छे इंसान बन रहे हो, उसके लिए आप ऐसे अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे ही जब सुबह उठते हो तो अपनी जिंदगी के 4 मिनट दे सकते हो आप। तो मॉर्निंग में क्या 4 शब्द हम इस्तेमाल करें? 4 मिनट में हम ऐसा क्या बोले कि सारा दिन मेरा एनर्जेटिक रहे और पूरी शक्ति के साथ और पूरी क्षमता के साथ मैं सारा दिन एंजॉय करूं। क्योंकि रोज एक अच्छा दिन होता है, रोज आप नई चीजें सीखते हो और बेहतरीन इंसान बन रहे हो। बस क्या करते हो आप? उसका रिवीजन नहीं करते हो। क्या नहीं करते? उसको डिलीट मारते हो और सो जाते हैं। तो सुबह उठने और रात को सोने का एक अफर्मेशन है, हम उसका भी एक्सरसाइज करें। दोनों मिला के 10-11 मिनट का होगा, लेकिन पहले हम मॉर्निंग अफर्मेशन करते हैं, राइट। करेंगे? टाइम है? पक्का? तो इसके लिए फिर से आपको एक बार कमर सीधी करनी है, लंबी सांस लेनी है
और छोड़ना है। वेरी गुड। सुनने में दिक्कत हो रही है? हो रही है? अच्छी चीजें सुनने में दिक्कत होती है कि बुरी चीजें? अच्छी चीज, बुरी चीज ना? तो ये अच्छी चीज है ना? इसमें कोई एक्सरसाइज तो बोला नहीं है, सिर्फ अपने आप के साथ आपको बैठना है। अपना आप कौन है? ये शरीर और दिमाग को एक जगह पे बैठाना है। और ये टाइम क्या हो जाएगा? स्लो। ये 4 मिनट आपको घंटों के बराबर लग रहे थे ना, क्योंकि अभ्यास नहीं है इसीलिए। लेकिन जब आप 21 दिन तक करोगे तो क्या होगा? ये आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज ऐसा करो। मैं और हूं और मैं और कर्ता के बीच में आप अपने वर्ड्स यूज कर सकते हो, अपने शब्दकोश से उठा के डाल सकते हो, अपने मकसद लिख सकते हो। मैंने क्या बोला? हर पर्सनैलिटी अलग है, हर इंटेलिजेंस अलग है, और आपका मकसद, सफलता का मतलब भी अलग है, राइट? लेकिन वो क्या होना चाहिए? जो मेरे और मेरे परिवार को आगे ले जाए, मेरे और मेरे समाज में कोई समाज के हिसाब से बुरा ना हो। अगर आपके दिमाग में आतंकवादी ख्याल आ रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव आ रही है, तो वो क्या है? गलत है। क्या है? हाँ, हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जो मेरा, मेरे परिवार का और मेरे समाज का, मेरा देश का, मेरे हर चीज का भला कर रहा हो, ऐसा विचार ही हमारा पॉजिटिव होता है, राइट? चलो, तो अब मॉर्निंग क्या है, इसको भी फील करना है, महसूस करना है। और ये जितनी भी चीजें, इसमें म्यूजिक नहीं डाली है, ये मेरी अपनी आवाज में। और नेचर में ऐसी है, जब आप बैठोगे तो पीछे डॉगी की आवाज आएगी, चिड़िया की आवाज आएगी, खटपिट की आवाज आएगी, नीचे से मम्मी भी बुला रही होगी, या बाहर से भैया भाभी, कोई ना कोई बुला ही रहा होता है। जैसे ही बैठोगे उसी वक्त बुलाएगा। लेकिन ये एक दिन होगा, रोज। अगर रोज रोज करोगे तो उसको पता चल जाएगा किस टाइम पे इसको डिस्टर्ब। वेरी गुड। तो ये नेचुरल है। क्या? हाँ। तो चलो आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करें। फिर से कमर सीधी, पैर बैलेंस, और 2 बार लंबी सांस ले लो। सांस तो पूरी चाहिए, क्यों? ऑक्सीजन फ्री है ना अभी, हॉस्पिटल में इसके पैसे देने पड़ते हैं। तो जितना ऑक्सीजन मिल रहा है फ्री में, स्वस्थ लंग से भर लो। एक बार कमर सीधी, लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर एक, फिर छोड़ो। वेरी गुड। या ध्यान से सुनिएगा। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा दिखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के दिन का स्वागत करता हूँ। आज का दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, जो अच्छे से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी मुझसे जाने न जाने जो भी गलतियाँ हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए पल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है, उसके बारे में मैं अच्छे से सोच लिया हूँ और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से आने वाले पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है, वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं मुश्किलों की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह लेता हूँ। खुद को आगे बढ़ने का अवसर, खुद को जानने का अवसर
खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर है। आज जो चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरी शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसला लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन अंदर से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल की जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं वो खुद चलकर मेरे पास है। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों में मेरे साथ है और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोचता हूँ वो सब मैं कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई सोया तो नहीं? पक्का? कोई सो गया तो बताओ। कोई नहीं सोया ना? वेरी गुड। इसमें आपने कुछ चीजें नोटिस की, बड़ी मजेदार थी। हम अपने साथ हर चीज अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले रहे हैं और जब हम बार बार ये चीज अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे हमारा दिन बहुत बेहतरीन हो रहा है। और अभी आप सिर्फ ये 4 मिनट कितने बड़े हो गए। ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए हैं, लेकिन इस 24 घंटे में कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी कला किसको विकसित करनी है? हमें। जितने भी दुनिया में बेहतरीन इंसान हुए हैं और जो कोई भी सफल इंसान बोले जा सकते हैं, उनकी एक सबसे कॉमन आदत है कि वो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। और ये जितनी चीजें इसमें बोली गई है मनोवैज्ञानिक, ये हमारे घरों में ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रही है। नहीं हो रही है? घर में क्या बोलते हैं? शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो। घर से निकलते वक्त अच्छा बोल कर निकलो, बोलते हैं ना? लेकिन हम उसको क्या दोहराते हैं? नहीं, हम यार ऐसे बोल रहे हैं। समय नहीं है, समझ नहीं है? बस वहां भी चलना नहीं। हाँ, तो बच्चों ये लास्ट एक्सरसाइज थी, राइट? तो ये अफर्मेशन है। ऐसे ही रात की भी अफर्मेशन होती है, नाइट अफर्मेशन। क्या होती है? सोने के वक्त। क्या बोलते हैं? सोने के बाद क्योंकि इसकी बहुत बड़ी लाइन है, तो आप इन शब्दों को खुद भी लिख सकते हो, राइट? और कैसे लिखोगे? वर्तमान में रहते हुए। किसमें? वेरी गुड। मैं हूं और करते के बीच में कर सकते हो। तो रात को जब सोने जाओ तो सोने से पहले सिर्फ 2 लाइन अगर आप अपने आप से बोलते हो, क्या? अपने दिल पे हाथ रखो और रात को सोते वक्त बोलो, आज अगर मुझसे जो भी गलती हुई, जाने अनजाने में, मुझसे हुआ या किसी और से, मैं अपने को और उन सभी को माफ करता हूं। क्या करता हूं? माफ करता हूं। तो क्या होगा? आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाएगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगी और बिस्तर पे आराम से नींद आएगी। इसलिए नहीं कि वो गलत या मैं गलत हूं, नहीं, इसलिए क्योंकि आप अपने शरीर की खुद रिस्पेक्ट करते हो और जैसे आप माफ करोगे, आपका दिमाग अपने आप उसको महसूस करेगा और पूरे के पूरे अंगों को रिलैक्स कर देगा। और जैसे ही रिलैक्स करेगा तो क्या होगा? बड़ी अच्छी नींद आएगी, बोझ उतरेगा और आपकी सांस से शरीर का तापमान और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूं जो मुझे इस वक्त जीवित रहने में, खुश रहने में मदद करते हैं। जैसे ये कपड़े, ये हवा, ये धूप, ये बेंच, ये किताबें, ये टीचर्स, माँ बाप, दोस्त, ये सब मुझे मदद करते हैं कि मैं अपने दिन, हर पल, हर घड़ी को एंजॉय कर सकूं और जीवित और सुरक्षित रह सकूं। तो धन्यवाद करते हो आप? थैंक यू बोलते हो?
या उसी की मदद करते हो जो आपको अच्छी बातें करता है या कोई गिफ्ट देता है? ये आदत है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आखिरी बार आपने अपनी साइकिल को थैंक यू कब बोला? अजीब सी बात है ना कि वो तो सुन नहीं सकता, लेकिन कोई तो सुन रहा है। कौन सुन रहा है वो? कौन? आप खुद। कौन सुन रहा है? आप अपने से अच्छी बात करिए, दुनिया के लिए नहीं। जब कोई दुनिया में नहीं देख रहा होता या कोई मुझे नहीं सोच रहा होता है, तब भी मैं अपने आप से क्या बात करूंगा? अच्छी। वेरी गुड। तो एक बार थैंक यू बोलेंगे, एक थैंक यू का अभ्यास करेंगे जोर जोर से मेरे पीछे, और उसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न होगा वो लूंगा और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। राइट? थैंक यू बोले? नहीं, मेरे पीछे रिपीट करना है। और ये थैंक यू सिर्फ इस क्लास में नहीं करना, इस क्लास के खत्म होने के बाद उठते वक्त अपने बेंच को बोलना है, जिस बैग में किताबें है उसको भी बोलना है, ठीक है? अपने हाथ पैर को भी बोलना है। जब आप खाना खा लो तो खाने को थैंक यू बोलो। मम्मी पापा ने मदद किया तब थैंक यू बोलो। छोटे भाई ने मदद किया तो बोलो। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो भी थैंक यू बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने आपको क्या दिया? अनुभव। क्या दिया? आपको पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये अनुभव है ना, गुस्सा तो नहीं आएगा ना, या उसका मुंह तोड़ने का मन तो नहीं करेगा? अक्सर हम लोग यही करते हैं, उसकी बेइज्जती कर देते हैं, या जो हमारी भावना हम पे उत्पन्न होने लगती है वो हम झंझराहट के रूप में प्रकट कर देते हैं। राइट? चलो फिर कमर सीधी करें और मेरे पीछे रिपीट करें। थैंक यू स्कूल। थैंक यू स्कूल। जोर से बोलो। हाँ, थैंक यू स्कूल। थैंक यू स्कूल। थैंक यू प्रबंधक सर। थैंक यू प्रबंधक सर। थैंक यू प्रिंसिपल सर। थैंक यू प्रिंसिपल सर। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू हैंडपंप। थैंक यू हैंडपंप। थैंक यू पेड़। थैंक यू पेड़। थैंक यू जमीन। थैंक यू जमीन। थैंक यू बेंच। थैंक यू बेंच। थैंक यू कपड़े। थैंक यू कपड़े। थैंक यू बैग। थैंक यू बैग। थैंक यू बुक्स। थैंक यू बुक्स। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू मम्मी पापा। थैंक यू पापा। थैंक यू आंखें। थैंक यू आंखें। थैंक यू कान। थैंक यू कान। थैंक यू नाक। थैंक यू नाक। थैंक यू मुंह। थैंक यू माउथ। थैंक यू हाथ। थैंक यू हाथ। थैंक यू छाती। थैंक यू छाती। थैंक यू पेट। थैंक यू पेट। थैंक यू खाना। थैंक यू खाना। थैंक यू साइकिल। थैंक यू साइकिल। और आप सभी का थैंक यू। अरे मैंने किया अच्छा लगा? ये चीज यहीं पे मत रखना, क्योंकि दिमाग की एक और अच्छी आदत है कि वो ना जो है वो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मतलब ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखता है, गुणा और जोड़ सीखता है। इस दिमाग के पास घटाना और भाग नहीं आता है। तो जितनी चीजें अभी आपको मैंने सिखाई है उसको इसी वक्त से, इसी पल से इतना अभ्यास करो कि वो आपकी पर्सनालिटी बन जाए, व्यक्तित्व बन जाए। हो सकता है कि एक दो दिन में लोग हंसे, अरे क्या हो गया, फिल्म देख क्या रहे हो, क्या किसी ने क्या बोल दिया। वो एक दो दिन बोलेगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन से बोलेगा ये आपकी पर्सनालिटी है। और आपको भी अंदर से जब खुशी का एहसास होने लगेगा और अच्छा फील होने लगेगा तो ये आपकी आदत बन जाएगी। तो आप लोग करोगे? पक्का? वेरी गुड। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? किसी ने सीखा ही नहीं प्रश्न करने की, कला ही नहीं विकसित नहीं की? कोई बात नहीं। हो सकता है कि इस वक्त आपके पास क्वेश्चंस नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ये एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, ये YouTube चैनल है, क्या है? हाँ, आप लोग यूज करते हो ना? ये चौथे स्थान पे आता है। पहले 3 स्थान पे कौन आते हैं? मम्मी पापा, टीचर्स, डॉक्टर या काउंसलर। अगर मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आप तीनों लोगों से सलाह ले सकते हैं। लेकिन सलाह किसको लेनी है? हाँ, सलाह कौन लेगा? हम। हमें कोशिश करनी है माँ बाप, टीचर्स या डॉक्टर से हम सलाह ले सकते हैं। और चौथे नंबर पे आता है इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जब आप पॉजिटिव सोच रखोगे तो उस पर गंदी वीडियोस कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा आपको पढ़ाई के बारे में या आपके मकसद में मदद करेगा। राइट? क्योंकि वो लॉजिक लगा लेगा कि आप किस चीज को ज्यादा देख रहे हो। तो अच्छी चीज देखोगे तो अपने आप अच्छी चीजें ही होंगी। और जब आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा देखोगे, तो ना आपके माँ बाप मना करेंगे, ना टीचर्स मना करेंगे, और उससे आपका व्यवहार भी उच्चतम, हमेशा उच्च लेवल पे या अपर सीढ़ी पे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, ये यहाँ तक ये बात हो गई। इसके अलावा भी एक बात और है कि अगर आपको व्यक्तिगत सवाल पूछना, व्यक्तिगत समझते हो
कि आप जब क्वेश्चन डालो तो कोई पब्लिक ना पढ़ सके, तो इसको कहते हैं पर्सनल मैसेज। क्या बोलते हैं? अगर ऐसा कोई मैसेज आपको देना है जो आप व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास में अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट है, ये फेसबुक पेज है। क्या है? ये पेज पे जाके आप इस पे मैसेज भेज सकते हो। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? नहीं करते हो? आप लोग बहुत छोटे हो। अगर भविष्य में कभी करते हो तो अपना ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है? तो बच्चों, किशोर अवस्था कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को ये ट्रेनिंग देती है ताकि उनके अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करके कंपनी को अधिक से अधिक मुनाफा कराया जाए। लेकिन मेरा मकसद आपसे मुनाफा लेना नहीं है। मेरा मकसद है कि अगर आप ये बेहतरीन आदत जो पूरी दुनिया में लोग फॉलो करते हैं, अगर ये आप आदत सीख लो तो ये आपकी जो यथार्थ स्थिति है उससे आप और ऊपर उठेंगे। आप परिवार के सबसे छोटे हिस्से, क्या है? क्योंकि परिवार किससे बनता है? मेरे से, मैं से। तो अगर मैं ठीक हो जाऊं तो सबकी तलाश अच्छे इंसान की खत्म हो जाएगी। मेरे परिवार में जो बम फटा हुआ है मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, वो कम हो जाएगी। अगर मेरा परिवार, एक्सक्यूज मी बेटा प्लीज, थोड़ा सा पास से, मुझे पता आप थक चुके हो, 1 घंटे के ऊपर जा रहे हैं ना, तो जो अगर मैं ठीक हो जाऊं तो परिवार ठीक हो जाए, और परिवार में अगर संतुलन हो जाए तो अपने आप गांव और समाज ठीक हो जाएगा। जब गांव और समाज ठीक हो जाएगा तो मेरा जिला और मेरा देश अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये तत्कालीन नहीं है कि मैं ऐसे पलटूंगा और ऐसे हो जाएगा, नहीं। इसको कम से कम 10 से 15 साल, जब आप जैसे बच्चे पूरी दुनिया में जाके अपने परिवार में अलग अलग जाके इन अच्छे विचारों को फैलाएंगे। ये एकदम वायरस की तरह छूने से फैलता है। जब देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, लोग अपने आप इसका अनुसरण करेंगे। लेकिन इसको बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन शुरुआत किससे करनी है? मुझसे। मैं जहां से हूं उसी वक्त से, और यही मेरी कोशिश है। तो दोस्तों, आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूं, और साथ में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं कि भविष्य में आप जहां कहीं भी रहो, सफल रहो और कामयाब हो। कामयाबी की परिभाषा आपके पास अपनी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।